गुरुजी सादर प्रणाम। 24 के चुनावी मुद्दे क्या हैं आपके? 24 के चुनावी मुद्दे जो पहले से थे, विकास है, शांति है, सुरक्षा है, अपराध पे नियंत्रण है, इसी को जनता जारी रखना चाहती है। वो अभी तक से संतुष्ट है और उसको ये शंका है कि अगर कोई दूसरी विचारधारा के लोग आ गए तो ये जो सुख शांति हमको मिली हुई है इसमें बाधा उत्पन्न होगी। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि कई बार लोग कहते हैं कि जो विकास है वो सतत प्रक्रिया है और ये सबके शासन में होता है, लेकिन हम अटल जी के सरकार में भी गैस का देखे हैं और फिर 10 साल मनमोहन के सरकार में फिर किल्लत देखे और फिर जब ये सरकार आई अपनी वाली तो इसमें फिर वो सहजता से सब मिलने लगा। तो किसानों की जो मांग रहती है हमेशा एमएसपी को लेकर, उस पर सरकार क्या कह रही है? आप तो विद्यार्थी परिषद के लिए काम भी कर रहे हैं, सरकार के एक बॉडी के रूप में है। एमएसपी संतोषजनक है, लेकिन जहाँ तक हम भी किसान हैं तो ये समझ में आता है कि ये और होना चाहिए। लागत किसानों की ज़्यादा आती है और उसके मुकाबले जब वो उसका अपना उत्पादन बाज़ार में ले जाते हैं तो उनका लाभ और जो लागत है वो बहुत कम अंतर है। सरकार को थोड़ा तकनीकी खेती पे ध्यान देना चाहिए, उसके लिए और जो सब्सिडी बढ़ानी चाहिए, ऐसा आपका कहना है? सब्सिडी तो है ही, हर जगह सब्सिडी है। किसान भी कम जागरूक हैं और तमाम ऐसे प्रशिक्षण लगते हैं जब हम लोग सूचना देते हैं, लेकिन संख्या पहुंचती नहीं कि वहाँ समझ ले। गौपालन है, कृषि से संबंधित चीज़ है, उन्नत बीज है, कैसे रसायन मुक्त खेती करें, तो हम लोग तो उस काम में भी रहते हैं, जुड़े हैं और सूचना देने पर प्रचार प्रसार करने में संख्या कम जाती है। थोड़ा जागरूकता की कमी हमको लगती है, नहीं तो कम पैसे में भी हम ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। और ऐसे किसान भी हैं जो नौकरी पेशे से और बिजनेसमैन से ज़्यादा सुखी हैं, ऐसे किसान हैं हमारे समाज में। आपको क्या लगता है कि बीजेपी का जो अपना एक टारगेट है 400+ वो अचीव कर लेगी? वो बिल्कुल कर लेगी, क्योंकि समाज में जब जाइए तो कहते भैया विपक्ष तो बिल्कुल शक्तिहीन है, ये विपक्षहीन चुनाव हो रहा है। तो इससे लगता है। और लोग अभी एक दुकान पे खड़े थे तो एक दुकानदार ने कहा कि फला को वोट दीजिएगा, तो वो सुनता रहा कुछ देर, फिर उसने कहा कि फला वाली सरकार में हम लोगों को गाड़ी मार से बात होती थी, तो अब हमारे इलाके में फला पार्टी को लोग वोट नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, तो ये जनता वो अनपढ़ है और वो दलित वर्ग का आदमी था, अनपढ़ था, झाड़ू लेने आया था और वो बिजनेसमैन जो कह रहे थे ना कि मेरे कहने से वोट दीजिएगा। मैं अभी जब नमकीन लेने गया था, फला पार्टी से किस फला पार्टी? उनका समाजवादी से मतलब था कि समाजवादी पार्टी में अपराधीकरण बढ़ जाता है और सीधे उसने मुस्लिम का नाम लिया कि मुस्लिम फिर जिंदा नहीं रहने देते। कहा 2 मर्डर किया और दोनों मर्डर का वो मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, उल्टा फिर हमारी ही बिरादरी पे वो मुकदमा दर्ज हुआ। ये भी कहा। बात अगर मुस्लिमों की जाए तो रोहतक राज्य है वेस्ट बंगाल, वहाँ हुआ संदेशखाली की घटना हुई। अभी 4 दिन पहले घटना CCTV फुटेज वायरल हो रही, जहाँ एक जिम में जिम ट्रेनर महिला के साथ अभद्रता किया। तो इस पे केंद्र सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अब केंद्र सरकार देखिए, हमारे यहाँ शक्तियाँ बटी हुई हैं। जब जो काम भाई, जैसे भाई साहब का विषय समाज शास्त्र है, मेरा विषय मान लीजिए दूसरा है, तो अपना अपना ही विषय पढ़ाएंगे। आपकी बात मान ली जाती है, लेकिन कभी ना कभी सरकार को थोड़ा, हमारे यहाँ देखिए राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, केंद्र सूची है, तो सबको अब ये विषय जो अपराध का विषय है, कानून और प्रशासन का विषय, राज्य का विषय आता है, इसमें कोई जब तक बहुत बड़ी घटना होने पे भी देखा गया कि केंद्र नहीं है, अफसर उसका विषय नहीं है। अरे विषय नहीं तो क्या खूनी खेल चलता रहे, महिलाओं का चीरहरण होता रहे और सरकार चुप रहे। केरल में देखिए कि कितने मतलब गला रेते जाते हैं, पश्चिम बंगाल में है, यही चीज़ यूपी में बंद है। एक भी घटना इस तरह के नहीं सुने होंगे कि हाँ मतलब अभियान के तौर पे गले रेते जा रहे हैं, अपराध हो रहा है, छिनैती हो रही है। तो वे राज्य सरकारों का भी उसमें बैकअप किसके प्रति है? तुष्टीकरण के प्रति है कि मतलब पूरे समाज के सुरक्षा और शांति के प्रति है? तो उसको इसी हाल पे छोड़ देना चाहिए कि गृह मंत्रालय के पास कोई ऐसी पावर नहीं कि वहाँ के लिए कुछ काम कर सके। नहीं, तो उसका अवसर यही है, ये जो हमारा चुनाव है, इसमें जनता उस समस्या से ग्रस्त है तो वो बदल दे। 24 के चुनावी मुद्दे क्या होंगे सर? हम सारे लोग जान ही रहे हैं कि 2014 के बाद जब भारत नई आशाओं के साथ उभरता हुआ हम सबको दिखाई दे रहा है, और आज युवा स्टार्टअप के साथ जुड़ा है। मुझे तो ध्यान में है कि 2014 से पहले स्टार्टअप जैसे शब्द ही सुनने में नहीं आते थे, तो आज तो युवा स्टार्टअप के साथ जुड़ करके और स्वयं रोजगार सृजन के साधन बना रहा है और स्वयं रोजगार सृजन कर रहा है और 10 लोगों को रोजगार देने में सक्षम है। राम मंदिर का विषय हो, हम लोग सपना देखते थे कि इस देश से धारा 370 हट पाएगी क्या इस देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ पाएगी क्या? तो बहुत सारे मुद्दे हैं। मुझे लगता है निश्चित तौर पर देश का युवा, नौजवान, किसान, महिलाएं, सारे लोग एक राष्ट्रवादी सरकार को चुनने के लिए जा रहे हैं
और ये लोकसभा का चुनाव आने वाले भारत की 5 वर्षों माने ये लोकसभा का चुनाव देश की दिशा और दशा को तय करने वाला चुनाव है। कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर देखते हैं? आपने कहा नई शिक्षा नीति को लेकर, जब हमारे राजस्थान में कांग्रेस सरकार में पेपर लीक होता है तो हूप भाजपा करती है, और जब यहाँ पेपर लीक होता है तो कुछ नहीं होता है। इस पर क्या कहें? क्या है कि घटनाएं होती हैं, अगर घटनाएं मान ली जाए होती है जी, प्रमुख विषय ये है कि घटना होने के बाद उस पर कार्रवाई कितना तेज होती है। कई बार तो सरकारें प्रेरित होकर के पेपर लीक जैसी घटनाएं करती थी। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी भी सरकारें हुई हैं, सूची जाती थी कि इतने लोगों का चयन होना है। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर पारदर्शीपूर्ण भर्तियां हो रही हैं और जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। तो क्या सरकार ऐसा करेगी, जैसा आपकी बातों को हम अगर कोट करें कि 5-7 साल से लगभग स्टेट में है और 10 साल से केंद्र में है, सरकार को एक ऐसी कानून बनाना चाहिए कि जैसे अब बूथ कैप्चरिंग नहीं होती। जब हमारा इतना बड़ा लोकतंत्र है, इस पे चुनाव शांतिपूर्ण हो सकता है, तो पेपर क्यों नहीं हो सकता? हो ही सकता है निश्चित तौर पर। सरकार इस दिशा के अंदर काम कर रही है, काम कर ही रही है। अरे 7 साल में तो अभी कोई ऐसी नीति नहीं आई, काम कर रही, लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। आपको देखना चाहिए कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए ना कि 3rd पर्सन पे हो जाती है, जो 4th क्लास एम्प्लॉई है जहाँ से लीक होता है उस पर नहीं होती। जो लोग इस सारी गतिविधियों में सीधे गड़बड़ करने वाले उनके लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको सीधे उठा करके जेल भेजा जा रहा है। एक पे अगर कार्रवाई हो जाती तो अगला पेपर फिर कैसे लीक हो जाता है? सरकार उसके लिए तो प्रयास कर रही है। इस चुनावी मुद्दे क्या होंगे मतलब? 24 के चुनावी मुद्दे एक शिक्षक के नाते जो मैं देखता हूँ कि समाज में जो सकारात्मक परिवर्तन लगभग 1 दशक में आया है, उसकी दिशा ऐसे आगे बढ़े, ये समाज में एक भावना बैठी है। क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं तो गांव में जाना होता है, गांव में ही मेरा पोस्टिंग भी है। काफ़ी कुछ सकारात्मक परिवर्तन आए। जैसे जब पहले हम कभी गांव में जाते थे, या आप प्राय जाते होंगे, आप पत्रकार हैं, तो लोग कहते थे कि वोट डालने की बात करिए, तो लोग कहते थे कि भाई वोट क्यों डालने जाएं, हमको क्या मिला है। आज आप गांव में चले जाइए तो कोई व्यक्ति ये कहने वाला नहीं है कि हमको क्या मिला है। आज की जो सरकारें हैं, जो भी राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कुछ न मिला हो। सरकार से हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सरकार ने दिया है। जो डायरेक्ट बेनिफिट का एक पिछले 1 दशक में परिवर्तन आया है, इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। वरना सरकारों के प्रति समाज में एक हमेशा नकारात्मकता रहती थी। प्रायः होता ही है, सरकार बना देते हैं लोग, इसके बाद कुछ दिन बाद उस सरकार के प्रति उनके अंदर नकारात्मकता आ जाती है, लेकिन वो एक दौर खत्म हुआ है। आप एक शिक्षक होने के नाते आपसे मेरा कि ये क्वेश्चन है कि सरकार कह रही है अभी हमारे यहाँ टीचरों की संख्या सरप्लस है जी जी जी, और छात्र संख्या अपने यहाँ बढ़ाना चाहती है जी। क्या एक समय ऐसा नहीं आएगा कि भर्ती नहीं होगी तो फिर हमारे यहाँ शिक्षकों की संख्या कम हो जाएगी, फिर हमारे यहाँ जितने भी भर्ती होंगे वो सब प्राइवेट निजीकरण पे प्राइवेट? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से इस पे समस्या इस नाते आ रही है कि RT एक्ट आया, तो जो RT एक्ट आया उसने निर्धारित कर दिया कि हर 30 छात्र पे 1 शिक्षक होंगे। तो उस चूंकि RT एक्ट संविधान संशोधन करके केंद्र सरकार द्वारा तत्कालीन बनाया गया था, तो उस जो एक्ट है उसके अंगेस्ट सरकार कोई नहीं जा सकती, चाहे वो कोई भी राज्य सरकार हो। तो इस नाते क्या है कि वो एक छात्र संख्या निश्चित है कि 30 पे 1 ही होंगे। उसमें चाहे 1 का विद्यार्थी हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो। समानता जो हम क्लासों में होते हैं तो क्लास में तो ये है कि हर क्लास में एक अध्यापक होना चाहिए, लेकिन जब हम RT एक्ट के उस पे जाते हैं तो फिर उसमें ये निश्चित है कि 30 विद्यार्थी अगर है तभी 1 शिक्षक वहाँ होगा। तो ये समस्या है, और इस नाते जो है शिक्षकों की जो संख्या है वो हमको कम दिखती है। हालांकि एक संगठन के प्रतिनिधि के नाते हम लोगों की लगातार ये डिमांड रहती है, हमने इसके लिए मांग भी की है सरकार से कि उस RT एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए और प्रत्येक कक्षा में 1 शिक्षक दिया जाए, ऐसी डिमांड चल रही है हम लोगों की। क्या ऐसा भी सुनने में आता है कि कंटिन्यू आप लोगों के यहाँ से इतना पेपर वर्क कराया जाता है कि पढ़ाने के लिए समय नहीं मिलता, क्या ऐसा सही है? अब पेपर वर्क तो निश्चित रूप से होता है, क्योंकि हालांकि उस दिशा में भी धीरे धीरे सरकार आगे बढ़ रही है। अभी पूरा डिजिटल हो रहा है हमारा विभाग। हमारे विभाग में बेसिक शिक्षा में हर विद्यालय को उन्होंने 2-2 टैबलेट दिए हैं, तो उस डिजिटल पूरा विभाग हो रहा है। तो एक बार जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो फिर जो कागजी वर्क है काफ़ी कम हो जाएगा। फिर हमको जो कुछ करना है उसी पे करना है, तो जो डाटा हमको बार बार देना होता है वो उसमें नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर हमने डाटा उसमें फीड कर दिया तो वो एक क्लिक पे बैठ के महानिदेशक कार्यालय में जो भी बैठा है, जहाँ भी बैठना देख के ना चाहेगा, वो UDAS कोड डालेगा और हमारे स्कूल की पूरी स्थिति देख लेगा। तो उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। आपके यहाँ और सारी योजनाएं सरकार की अच्छी चल रही हैं, उससे आप खुश हैं? निश्चित रूप से सरकार की योजनाएं जो विभाग के लिए चल रही हैं, काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन आया है। 2017 से पहले हमारे यहाँ 1 करोड़ 35 लाख विद्यार्थी थे और अभी हमारे यहाँ 1 करोड़ 90 लाख विद्यार्थी हैं। अगर आप संतुष्ट हैं तो बार बार पेंशन की डिमांड क्यों करते हैं? निश्चित रूप से पेंशन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए, वो हम लगातार मांग कर रहे हैं। वो एक
दूसरा पहलू है, वो शिक्षकों की सेवा सुविधा से जुड़ा हुआ पहलू है। लेकिन विद्यालयों में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आया है। विद्यालयों, पहले आप देखते थे विद्यालय बिल्कुल जर्जर से दिखते थे, आज कायाकल्प योजना के तहत विद्यालय सारे चमक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चूंकि प्राइवेट सेक्टर के जो विद्यालय होते हैं वो निश्चित रूप से थोड़ा सा अच्छे दिखने में होते हैं, भौतिक परिवेश उनका अच्छा होता है, तो सरकार ने इस दिशा में एक कायाकल्प मिशन चला के और काफ़ी विद्यालयों का जो स्ट्रक्चर है उसको ठीक किया है, उनका भौतिक परिवेश में सुधार आया है। और निश्चित 2 भर्तियाँ भी सरकार ने की और उसमें काफ़ी योग्य शिक्षक भी आए हैं। बस वही शिक्षकों की जो थोड़ी कम संख्या है उससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हम, चूँकि सारा डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है देश, तो हम उससे इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। अभी उन्होंने एक ICT प्रोग्राम शुरू किया है, लगभग हर जूनियर हाई स्कूल में उन्होंने ICT लैब बनाई है और उससे हम जो है शिक्षक की जहाँ कमी है वहाँ हम वो तरीके से पढ़ाई करवाएंगे।